नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, आवर मिशन योर सक्सेस के तहत 17 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। शुरू करते हैं अपने पहले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? हमारे ऑप्शंस हैं रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या चीन। सही उत्तर है सी, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इसने ओमिक्रॉन वेरिएंट के अनुरूप एक कोविड-19 वैक्सीन को अधिकृत किया है। सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया है, इसके अनुसार मॉडर्ना के 2 स्ट्रेन शॉट का उपयोग करके एक बूस्टर अभियान का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा और ये टीका 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के उपयोग के लिए तय किया गया है। दूसरा प्रश्न है, इनमें से किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? ऑप्शंस हैं स्पेस किड्स इंडिया, स्पेस जोन इंडिया, स्पेक्ट्रा अकादमी या पेरियार विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र। इसका सही उत्तर है ए, स्पेस किड्स इंडिया। स्पेस किड्स इंडिया ने स्वतंत्रता दिवस 2022 पर पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। इस ध्वज को एक गुब्बारे की मदद से पृथ्वी से 1,06,000 फीट की ऊंचाई पर फहराया गया था। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए आज़ादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान के तहत था, जिसे भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री एस जयशंकर, शशि थरूर या मुकेश अंबानी। सही उत्तर है सी, शशि थरूर। फ्रांस की सरकार ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम केरल के सांसद शशि थरूर को सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक सम्मान से सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया है। फ्रांस की सरकार ने कांग्रेस नेता को इनके लेखन और भाषणों के लिए ये पुरस्कार देने का फैसला किया है। ये पुरस्कार उन्हें फ्रांस के किसी मंत्री के भारत दौरे पर आने पर प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस अन्य देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस अन्य देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन से रूस, जापान, सिंगापुर या मलेशिया। सही उत्तर है डी, मलेशिया। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया जा रहा है। ये पहला द्विपक्षीय अभ्यास है जो दोनों देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है। 4 दिवसीय अभ्यास भारतीय वायुसेना और मलेशिया की रॉयल मलेशियाई वायुसेना के मध्य आयोजित किया जा रहा है। 5वां प्रश्न है हमारा, एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरंट कप के वर्ष 2022 के संस्करण में कुल कितनी टीमें प्रतिभाग ले रही हैं? ऑप्शंस हैं 10, 16, 18 या 20। सही उत्तर है डी, 20। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरंट कप का 131वां संस्करण 16 अगस्त 2022 को शुरू हुआ। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन में एफसी गोवा और मोहम्मडन एससी के बीच खेला जाएगा। इसमें कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसकी मेज़बानी पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर संयुक्त रूप से कर रहे हैं। 6वां प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 की पहल शुरू की? ऑप्शन है ए, श्रम और रोजगार मंत्रालय, बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सी, गृह मंत्रालय और डी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। सही उत्तर है बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने मुस्कान आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के समर्थन के तहत
स्माइल 75 नामक पहल शुरू की। मंत्रालय ने भीख मांगने के कार्य में लगे हुए व्यक्तियों के पुनर्वास को लागू करने के लिए 75 नगर निगमों की पहचान की है। इस मंत्रालय ने स्माइल परियोजना के लिए 2025 से 26 तक कुल 100 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया है। 7वां प्रश्न है, किस देश ने उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास की मेजबानी की? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, जापान, बांग्लादेश, मलेशिया और संयुक्त अरब अमीरात। सही उत्तर है सी, मलेशिया। मलेशिया के बारे में अभी हमने पढ़ा इस बात को कि उदार शक्ति नाम की जो द्विपक्षीय अभ्यास को जो शुरू किया गया है, ये भारत और मलेशिया के बीच में किया जा रहा है। इसमें भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी भाग ले रही है। 8वां प्रश्न है, जुलाई 2022 में दर्ज उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI आधारित मुद्रास्फीति क्या है? ऑप्शन है 4.71%, 5.71%, 6.71% या 7.71%। सही उत्तर है सी, 6.71%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI पर आधारित जो पिछले महीने 7.1% थी, वो मुद्रास्फीति जुलाई में मामूली रूप से घटकर 6.71% पे आ गई। हालांकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जून में 12.3% बढ़ा, जो कि मई में 19.6% था मात्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने DST स्टार्टअप उत्सव का आयोजन किया? ऑप्शन है MSME मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय। सही उत्तर है सी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने DST स्टार्टअप उत्सव का आयोजन किया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के अनुसार वर्तमान में 105 यूनिकॉर्न हैं, जिनमें से 49% स्टार्टअप टियर 2 और टियर 3 शहरों में से हैं। इस कार्यक्रम में 75 इम्पैक्टफुल इनक्यूबेटेड स्टार्टअप्स को प्रदर्शित करने वाली विशेष पुस्तकों का विमोचन, निधि सीड द्वारा समर्थित 75 इम्पैक्टफुल स्टार्टअप और निधि EIR द्वारा समर्थित 75 इम्पैक्टफुल स्मार्ट स्टार्टअप्स का विमोचन शामिल है। 10वां प्रश्न है, अगस्त्यमलाई हाथी अभयारण्य जिसे हाल ही में अधिसूचित किया गया था, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या तेलंगाना। सही उत्तर है बी, तमिलनाडु। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की कि केंद्र सरकार ने अगस्त्यमलाई में 1197.48 वर्ग किलोमीटर भूमि को हाथी रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने के लिए तमिलनाडु वन विभाग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। ये तमिलनाडु का 5वां हाथी रिजर्व है, जो कि नीलगिरी पूर्वी घाट, कोयम्बटूर में नीलाम्बूर साइलेंट वैली, श्रीविल्लीपुथुर और अन्नामलाई राज्य में 4 मौजूदा हाथी रिजर्व पहले से हैं और अब ये 5वां हाथी रिजर्व बन गया है तमिलनाडु में। भारत में बात करें तो कुल मिलाकर वर्तमान में 31 हाथी भंडार हैं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको खूब सारा शेयर भी करें। थैंक यू।